स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो जल्दी जल्दी बात करेंगे आज थोड़ा सा ना, क्योंकि जो भाई अभी नए जुड़े हैं और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि मैं आजकल लाइव ही आ जाता हूँ तो वीडियो बनाने का समय भी नहीं मिल पाता उतना, तो लाइव ही आ जाता हूँ। जो 4-5 भाइयों के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसी पे से निपटा लेते हैं, ठीक है। जिसको ज़रूरत महसूस होती है वो लाइव पे जुड़ जाता है, बात कर लेता है। बाकी आप लोग फ़ोन वोन करते हो तो मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाता, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ तो अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि दिन भर काम करते करते आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि रोड पे रहना है दिन भर, तो ये फ़ोन साइड में ही रखा रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अगर मेरे से कोई बातचीत करनी है तो आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। ये जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ना, ये दोनों नंबर मेरे अपने हैं, ये मेरे खुद के नंबर है पर्सनल, क्रोशियन वाला भी और ये इंडिया वाला तो आपके पास पुराना है ही। तो आप मेरे को इन दोनों नंबर पे आप मेरे को मैसेज डाल दो, ठीक है। और मैसेज टाइप कर दो या वॉइस नोट डाल दो आप मेरे को कि भैया ये वाली बात है या भाई ऐसी ऐसी कोई बात है, तो मैं आपको उसका मैं रात को डेली चेक करता हूँ व्हाट्सअप, तो मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूँगा या आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको आपका जवाब दे दूँगा उसका, यानी ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल का फ़र्क 4.5 घंटे का फ़र्क तो है ही, तो जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ उस टाइम आप लोग सो रहे होते हो, जिस टाइम आप लोगों के पास टाइम होता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो वो चीज़ें रह जाती है बीच में। तो इसका बीच का एक रास्ता यही है कि आप सीधे का सीधा हेलो लिखो और इन दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप पे और अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, या अगर किसी भाई को टाइपिंग नहीं करनी आती है या उस तरीके से नहीं आती तो वॉइस नोट छोड़ दो कि भैया ये दिक्कत है या इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए, तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे ही डिटेल कर दूँ। ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है एक बारी फिर से आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहले तो पुरानी वीडियो को जितने भी भाई हैं, पुराने भाई तो सारे जुड़े हुए ही हैं, ठीक है ना। अभी जो नए भाई जुड़े हैं मैं उनके लिए एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि अभी है क्या क्या। किसी भाई का वो था टॉपिक था कि भाई एक बारी ना सारी चीज़ों के बारे में एक बारी हॉल बता दो, तो मैं आपको फटाफट बताऊँगा इस बारे में, क्योंकि मेरी अगर आप सब्सक्राइब कर दो, उसको शेयर कर दो और मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना तो उसके अंदर तकरीबन सारी तरीके की जानकारी है। तो कई चीज़ें ऐसी थी कि कुछ बनाने लायक था नहीं, कुछ ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं पिछले साल तो। और इस साल कुछ रूल रेगुलेशन बदले हैं हमारे लाइसेंस को लेके, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कुछ लेबर लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो ये ज़रूरी भी था, ठीक है ना। कई चीज़ें बदली हैं, कई चीज़ें नहीं बदली हैं, तकरीबन तो चीज़ें नहीं बदली है। 90% 10% जो चीज़ बदली है वो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ खास चीज़ें थी नहीं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो चलो पहले ना फटाफट दोहरा लेते हैं, कई चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें दोहरा लेते हैं, एक बारी फटाफट दोहरा लेते हैं। जो भी मेरे पुराने भाई हैं उनको तो सबको पता ही है, ठीक है। जो भाई अभी मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, और क्योंकि आजकल मैं लाइव भी आ जाता हूँ तो तकरीबन 2-4 भाइयों की जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसी में निपटा लेते हैं, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास अभी बदलाव भी नहीं हो रहा है, कुछ चल भी नहीं रहा, तो क्या ही वीडियो बनाना, फिर काम से भी समय थोड़ा सा ऐसे मिलता है। तो बाकी एक बार ना फटाफट दोहरा लेते हैं। वैसे तो आप मेरी अगर पुरानी वीडियो में देखेंगे पुरानी वीडियो तो उनके अंदर सारी जानकारी आए, फिर भी मैं जो नए भाई हैं उनके लिए एक बार फिर फटाफट दोहरा देता हूँ कि क्रोशिया आने में सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो क्रोशिया आने के लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ते हैं आपकी वैलिड आपका पासपोर्ट, जिसके अंदर कम से कम 18 महीने की वैलिडिटी बची होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है पीसीसी की, पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी भी चलती है और एसएसपी ऑफिस वाली भी चलती है। कई जो मेरे भाई हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या एसएसपी ऑफिस वाली पीसीसी मान्य है, तो जी हाँ मेरे भाइयों, पासपोर्ट ऑफिस वाली भी मान्य है, एसएसपी ऑफिस वाली भी मान्य है, बस उसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। एक तो ये बात होगी। उसके बाद आपके लगते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर आप फूड डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंस की, वैलिड लाइसेंस, चिप वाला जो लाइसेंस होता है आपका। और अगर आप किसी और अदर वर्क में आ रहे हैं, फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि क्रोशिया वर्क वीज़ा डी के लिए कोई भी मेडिकल इंडिया से नहीं होता है, ठीक है। ना तो मेडिकल होता है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट लगती है।
ये दोनों चीज़ मैं खासकर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया मेडिकल भी होता है और हमारा एजेंट बोल रहा है कि मेडिकल करवाने को बोल रहा है या बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। ना मेडिकल होता है ना बैंक स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि बेसिकली वर्क वीज़े में आ रहे हैं, यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हैं, ना कि यहाँ पे पैसा खर्च करने आ रहे हैं। इस तरीके की कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है। वैलिड आपका पासपोर्ट, आपकी पीसीसी, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप फूड डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं तो आपका क्या कहते हैं लाइसेंस, और अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले मैं चेंज, जैसे कि पिछले साल ये सारी बातें चल रही थी कि टीआरसी कार्ड 2 से 2.5 साल का होने वाला है, नहीं होने वाला, तो इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है। अभी 3 जनवरी को ही मेरे एक दोस्त का टीआरसी कार्ड अप्लाई हुआ था। अब उसका जो नया टीआरसी कार्ड बन के आया है वो 1 साल वैलिडिटी वाला ही बन के आया है, जैसे पिछले साल हम लोगों का बन के आया था 1 साल वाला ही। तो अभी तक तो ये सब कुछ हुआ नहीं कि 2 साल का टीआरसी कार्ड बनना है या 3 साल का बनना है, तो अभी तक वो है नहीं। जब उसका इसी साल अप्लाई हुआ और इसी साल के अंदर बन के आया तो वो कानून अभी लागू नहीं हुआ है। वो कब होगा कब नहीं वो नहीं पता, मगर अभी लागू नहीं हुआ है। तो टीआरसी कार्ड वही पुरानी टाइम वाली ही बन रही है, और जो भी कानून पिछले साल थे वही के वही है, ठीक है ना, वही के वही कानून है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसी तरीके से वर्क परमिट। तो और मैं आप लोगों को बता दूं अभी टाइम टेबल कितना लग रहा है। सबसे बड़ी बात बता दूं आप लोगों को, मैं बता दूं टाइम टेबल अभी लग रहा है 6 से 8 साढ़े 8 महीने, ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट ही आने में अभी 3 महीने से लेके 5 महीने तक लग रहे हैं वर्क परमिट आने में, ठीक है भाइयों। और उसके बाद में एम्बेसी भी कम से कम नहीं तो 3 साढ़े 3 महीने खा रही है। तो अगर टोटल प्रोसेस की बात करें तो 8 साढ़े 8 महीने 9 महीने मान के चलना, यानी 6 से 9 महीने का प्रोसेस है। किसी भाई का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी भाई का थोड़ा लेट होता है, वो जल्दी और लेट वाली कहानी अलग है, उसको छोड़ दो। तो 6 से 9 महीने का आप प्रोसेस टाइम मान के चलिए भाई। 3 से 5 महीने आप अपना वर्क परमिट का, और 90 दिन तो मेंशन है ही वीएफएस का, और बाकी 10-15 दिन तो इधर उधर अपॉइंटमेंट ये वो आपके डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करवाने, ये करवाना वो करवाना, फाइलिंग करनी, उसमें निकल जाता है। तो जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो 6 से 9 महीने का है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारे डॉक्यूमेंट हमारे को क्या क्या चाहिए। अब एक चीज़ पे बात करते हैं कि वीएफएस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं वीएफएस की जो वैसे तो आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट है उनकी, उसके ऊपर आप क्रोशिया डालेंगे तो उस पर डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी फिर भी जिन भाइयों को नहीं आती है ये सब चीज़ें, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं मेरे भाई जो, मैं उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपका चाहिए होगा आपका वैलिड पासपोर्ट। ये मैं वीएफएस सबमिशन के टाइम की बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट। दूसरा चाहिए आपकी पीसीसी। अगर पीसीसी किसी भाई की एक्सपायर भी हो गई है तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वीएफएस एक्सेप्ट करता है। अगर 1 महीने पुरानी भी पीसीसी, जैसे कि सपोज़ करो कि आज आपकी पीसीसी ख़त्म हो चुकी है और 15-20 दिन बाद आपका सबमिशन है, तो इतनी जल्दी पीसीसी बनती नहीं है, तो वो पुराने वाली पीसीसी भी वैलिड मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर आपका लगता है इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं उसको। 180 दिन का आप करा के रखिएगा ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि एजेंट लोग कभी 90 दिन का करा देते हैं या 120 दिन का करा देते हैं, तो उसमें 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उसमें कोई खास फ़र्क तो होता नहीं। तो आप भी एजेंट को बोल सकते हो कि भाई कम से कम 180 दिन का तो करा दे, कि आने के बाद भी आगे अगर ट्रैवल करना हो तो उसमें पैसे बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद में लगती है आपकी डमी टिकट। डमी टिकट जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो उससे 30 दिन बाद, 31 दिन बाद की आपकी एक डमी टिकट लगती है, ठीक है, जो जिससे हम एम्बेसी को कन्फर्म करते हैं कि हम उतनी तारीख को ट्रैवल करना चाहते हैं। बाकी तो वीज़ा वो अपने ये बस फॉर्मेलिटीज़ है, ये सब चीज़ों की फॉर्मेलिटी है और तो कुछ है नहीं, मगर फिर भी एक बार हमारे को लगानी पड़ती है डमी टिकट। उसके बाद आ जाते हैं हमारा लगता है फिर वैलिड वर्क परमिट, ठीक है। जो वैलिड वर्क परमिट है वो जिस दिन भी आपका आया हुआ होता है, जिस दिन से भी आपको कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने, यहाँ की पुलिस स्टेशन ने आपको प्रोवाइड कराया हुआ होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिशन करानी होती है वीएफएस में। वो 60 दिन तक वैलिड रहता है, उसके बाद में उसकी सबमिशन की डेट यानी 60 दिन के बाद में वो ख़त्म, ठीक है। एक आपकी ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आपका लगता है फॉर्म डी। फॉर्म डी में क्या होता है, फॉर्म डी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी होती है, उसके अंदर आपकी पूरे पासपोर्ट के जो भी डिटेल होती है पासपोर्ट के अंदर, वो पूरी की पूरी डिटेल मेंशन होती है। उसके अंदर फिर एक 20 नंबर कॉलम होता है जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस होता है। उसके बाद उसमें 29 नंबर एक कॉलम होता है जिसके अंदर आपकी कंपनी का
एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें होता है फिर एक 30 नंबर का कॉलम, जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन का भरा हुआ होता है कि आपने इस जगह रुकना है। क्योंकि कई भाई ये भी बोलते हैं कि भैया हमें तो अकोमोडेशन लेटर नहीं मिला, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। जो फॉर्म डी आपका भरा जाता है वो इसी चीज़ के लिए भरा जाता है कि उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होती है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आप जिस जगह रुकने वाले हो आपके अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, तो वो सारा उसमें ऑलरेडी पहले ही मेंशन होता है। तो मैं ये भी बात कहूँगा कि जब आप भी VFS जाएँ, जब आपको एजेंट आपकी फ़ाइल दे रहा है, तो फॉर्म डी के अंदर ना कम से कम ये 3 कॉलम तो जरूर देख लो, 20 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, जो कि वो पूरी तरीके से ठीक ठाक भरा हुआ हो। क्योंकि अगर उनमें वो 3 कॉलम में से अगर कुछ मिस होगा ना, तो फिर वो आपसे अदर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक छोटा सा कवर लेटर लगता है कि भाई वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी, एक कवर लेटर लगता है। और बस यही सब चीज़ें हैं मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको फटाफट दोहरा देता हूँ इसको, आपका पासपोर्ट, आपकी PCC, आपकी डमी टिकट, आपका इंश्योरेंस, आपका वर्क परमिट, आपका एक कवर लेटर और एक फॉर्म डी वीज़ा, ठीक है। ये VFS में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और साथ में आप 2 वाइट बैकग्राउंड में 2 80% फेस वाली आप फ़ोटो लेके जा सकते हैं और अपनी पूरी फाइल की एक कॉपी करवा के रख लें, फ़ोटो कॉपी करा के रख लें, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो कॉपी भी मांग लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब जानकारी हो गई आपकी पास यानी अप्लाई करने से लेके VFS सबमिशन तक की। अब बात कर लेते हैं यहाँ के लाइसेंस की। बता दूँ लाइसेंस को लेके 27 दिसंबर 2023 को यहाँ पे रूल रेगुलेशन ये चेंज हुआ है कि पहले कैसे होता था, हम लोग लाइसेंस बनवा लेते थे इजीली। हम लोग यहाँ आए, हमारा TRC कार्ड बना और हमारा TRC कार्ड बनते ही हम अपना लाइसेंस, जो यूरोपियन लाइसेंस है, क्रोएशिया का जो लाइसेंस है, जो हमें 10 साल के लिए मिलता है, वो हम अप्लाई कर सकते थे। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि 27 दिसंबर 2023 से ये रूल लागू करा है कि आप यहाँ आ जाएंगे, आपका TRC कार्ड बनेगा, कम से कम आपका TRC कार्ड 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल हो यहाँ के लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, उससे पहले नहीं हो, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात होगी। अब आ जाते हैं, आज वीडियो बनाने का जो एक मकसद था ना, मकसद ये था कि यहाँ पे लेबर को लेके हम लोगों को अपने हक नहीं पता, हमारे को यहाँ के कानून नहीं पता, ठीक है। तो ये वेबसाइट का मैं नाम डाल रहा हूँ। इस वेबसाइट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल है कि हमारे क्या क्या हक हैं, हमारे इधर का क्या क्या कानून है जो हमारे को हक देती है ये सब चीज़ों का, कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। कानून बनने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत कुछ गलत होता है। मसलन कि समस्या में ये देखो, ये आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है। और ये मैंने कहीं से नहीं निकाली है, मैंने वेबसाइट से निकाली है। और ये जो वेबसाइट का नाम है, आप इस वेबसाइट पे जाके मैंने इतना कर रखा है कि मैंने इसको क्रोशियन लैंग्वेज से हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। आप लोग भी इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे 7-8 पेज पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता ही देता हूँ ये कि इसके अंदर समस्या किस किस तरीके की आती हैं, ठीक है ना। समस्या नंबर 1 होती है अघोषित कार्य, वर्क परमिट के बिना काम, रोजगार अनुबंध के बिना काम, सक्षम पेंशन और स्वास्थ्य बीमा अधिकारी को रिपोर्ट किए काम करवाना। इसका मतलब हुआ कि भाई देखो, अघोषित कार्य यानी कि वर्क परमिट हो गया, आप कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो ये आपका कानूनन हक है कि वो आपको वैलिड वर्क परमिट बना के दे, ठीक है। आपका हक है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे, क्योंकि परमिट बनने में तो टाइम लग जाता है। यहाँ के यहीं परमिट बनने में भी कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं चेंज होने में, ठीक है। पहले वाला परमिट कैंसिल होता है, उसके बाद नया वाला अप्लाई होता है, तो उन सब चीज़ों में भी 2-2.5 महीने यहीं के यहीं भी लग जाते हैं। तो आप यही लगा लो, उस हिसाब से ये लगा के चलो कि मेरे को कई भाई पूछते हैं ना कि वहाँ पे भाई वर्क परमिट इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे है, क्रोएशिया के अंदर ही है, उसका वर्क परमिट अगर दोबारा बनाने के लिए हम अप्लाई करते हैं तो 2-2, 2.5 महीने लग जाते हैं। तो आप लोग तो खुद समझ सकते हो कि ये समय क्यों लगता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर बहुत है, फाइलें इतनी लगी होती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो यही सब चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद में सबसे पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना के देगा। कोई भी अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना के देगा, ठीक है। उसके बाद में आपका वर्क परमिट आपका अप्लाई करेगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस होगा। ये सब चीज़ आपका कानूनन हक है।
क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से मैं बता दूँ, क्रोशियन कानून के हिसाब से जो लेबर लॉ है इन लोगों का, वो तकरीबन एक समान है, चाहे वो क्रोशियन के ऊपर हो, चाहे वो पूरे यूरोप के किसी वर्कर के साथ में हो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं यूरोपियन, या फिर किसी थर्ड कंट्री से आए हुए हम जैसे लोगों को। हम थर्ड कंट्री में आते हैं, ठीक है, यानी इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिलिपिन हो गया, और भी बहुत कंट्रियाँ हैं एशिया के अंदर, बहुत सारी कंट्रियाँ, यानी जो भी थर्ड कंट्री से यूरोप आया हुआ है, क्रोशिया आया हुआ है, वो सबका लेबर का बता रहा हूँ आपको, सबका कानूनन एक समान है। जो फैसिलिटी यहाँ के लेबर को मिलती है, क्रोशियन लेबर को मिलती है, यूरोपियन लेबर को मिलती है, वही फैसिलिटियाँ कानून के हिसाब से वो भी हमारा हक है। वो नहीं दी जाती वो एक अलग बात है, मगर वो भी हमारा हक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं इंश्योरेंस ना बनवाना। तो ये आपका कानूनन हक है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया हुआ हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इस तरीके की समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि लोग बाग यहाँ पे काम कर रहे हैं और 3-3 4-4 महीने हो गए उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं बने अभी तक। ऐसा भी है। मैं इसलिए ये बात आज लेके आया था क्योंकि 3-3 4-4 महीने हो गए, लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। इधर उधर बेचारे परेशान होते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, भैया अभी तक तो कागज़ ही नहीं बनाए कंपनी ने। तो बिना कागज़ों के काम करवाना इल्लीगल है गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हैं। और बाकी आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कंप्लेंट नंबर भी मिल जाएगा कि आपने कहाँ लिखित में कंप्लेंट करनी है, किसको कंप्लेंट करनी है, वो सब चीज़ इस वेबसाइट में है। आप इसको कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। बाकी मोटा मोटा मैं भी बता ही दूंगा, ठीक है। दूसरी समस्या आती है कि ब्रेक, दैनिक या साप्ताहिक छुट्टी के अधिकार से बिना काम करवाना। यानी जैसे कि आप लोग जब इंडिया से आते हैं तो आपका एजेंट भी ये बात बोलता है कि 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है। हालांकि और कई काम तो ऐसे हैं कि यहाँ पे जैसे डिलीवरी बॉय के काम है, तो वो तो जब मर्जी मन मर्जी वाला काम है, आपकी मन के ऊपर है कि आपने जितने घंटे काम करोगे उतने हिसाब से पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे सारे में ही ऐसा है, यहाँ पे कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती। आप जितने घंटे काम करेंगे उतने ही घंटे के आपको पे मिलेगी। एक पे स्केल भी आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, जो हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम हेल्पर में आ रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, चाहे वो वेयर हाउस का बोलते हैं आजकल वेयर हाउस, मैंने तो आज तक कभी कोई वेयर हाउस देखा नहीं यहाँ पे कोई काम करता हुआ। बाकी लोग बाग बड़ा मेरे को भी कॉल करके बोलते हैं भैया वेयर हाउस की जॉब दिलवा दो, पता नहीं कौन से वेयर हाउस में जॉब मिलती है। मैंने तो कोई वेयर हाउस ही नहीं देखा। और जो वेयर हाउस हैं उनके अंदर सारे के सारे क्रोशियन है, क्योंकि वेयर हाउस का मतलब क्या हुआ कि एक गोदाम, अगर यहाँ की भाषा में बोलूँ तो गोदाम, ठीक है। तो गोदाम का मतलब क्या हुआ? गोदाम के अंदर सामान होता है, वो सारा क्रोशियन लैंग्वेज में होता है, वो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना, आप क्रोशियन लैंग्वेज बोल सकते हो। दिक्कत है ना। तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, जब तक आप नहीं कर सकते वो काम। और बाकी 2-4 वेयर हाउस हैं, 3-4 जो भी वेयर हाउस है, वो यहाँ से ज़ैग्रेब से थोड़ा सा आउटसाइड, मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा सा आउटसाइड। वहाँ कोई 2-4 भाई अगर अपने पुराने कोई काम कर रहे होंगे तो मेरे को नहीं पता, मगर वो भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे पिछले 4-4 5-5 साल से है, वो उसको लैंग्वेज आती है यहाँ की, वो यहाँ क्या तकरीबन सब चीज़ों से वाकिफ़ है, तो वो कर रहे हैं काम, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ें पता है, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लैंग्वेज आ गई है, उनका प्लस पॉइंट है ये। बात कर रहा था कंस्ट्रक्शन की या फैक्ट्री वर्कर की, या जो भी आप लगा के चलो, तो लेबर जो कॉस्ट आती है वो पर घंटे हमें मिलता है, कहीं मिलता है 4 यूरो पर आवर, कहीं मिलता है 4.5 यूरो, कहीं मिलता है 5 यूरो, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल्ड वर्क का है, जैसे टाइल मैशन हो गया, मैशन हो गया, वेल्डर हो गया, या शटरिंग कारपेंटर हो गया, इनको थोड़े से अच्छे पैसे मिल जाते हैं, यानी 4.5 यूरो, 5 यूरो, 5.5 यूरो, यहाँ तक लास्ट। बस वो घंटों का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता, तो इस वजह से कभी किसी की 900 यूरो बन जाती है, या किसी की 1000 बन जाती है, किसी की 1100 बन जाती है, 1200 बन जाती है, उस तरीके से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो एक स्केल हो गया आपका 4 यूरो, 4.5 यूरो, 5 यूरो, इनफ हो गया 5.5 यूरो, जिसमें रहना खाना सब कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और बाकी तो सारी सहूलियतें देती हैं कंपनियां, आपका बैंक अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं आपको, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। तो बात आ रही थी ये कि दूसरी समस्या क्या आती है कि आपको छुट्टी के, यानी साप्ताहिक छुट्टी के बिना काम करवाना, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आप लोगों से, जैसे कि यहाँ का जो कानून है वो 8 घंटे का है कि आप 8 घंटे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप ओवर टाइम लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आपका 9 घंटे काउंट होता है,
तो कई कई जगह ऐसा होता है कि 11-11 घंटे भी काम करवा लेते हैं, 10-10 घंटे भी काम करवा लेते हैं। और फिर मेरे पास कई भाई ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे को इस चीज़ का पे नहीं मिल रही है। तो आप इस चीज़ के लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कानूनन हक है कि अगर पहली बात तो वो 9 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं करवा सकते, और अगर करवा भी रहे किसी वजह से कि भाई साइड पे ज़्यादा काम है और आपके एम्प्लॉयर की सहमति है और आपकी भी सहमति है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, ज़्यादा काम करोगे तो आपको भी ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो अगर आपकी भी सहमति है और एम्प्लॉयर की तो सहमति रहती है कि भाई ज़्यादा काम, वैसे ऐसा होता नहीं है, मगर अब मेरे पास कॉल आती है तो वो किस जगह हो रहा है, कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता। मगर अभी तक जिस भी साइड पे मैं, क्योंकि 2 से 3 साइडों पे कंस्ट्रक्शन का काम कर चुका हूँ, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो भी देखी हुई है, उस जगह ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी टाइम टू टाइम मैं 7 बजे जाया करता था, हमारी 7 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती थी और 4 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म होती थी, जिसमें हमारे को 10:30 बजे आधे घंटे का खाने के लिए ब्रेक मिलता था। उसके बाद में दोपहर के 2 बजे हमारे को टी ब्रेक मिलता था आधे घंटे का। तो आधे घंटे का हमें 2 ब्रेक भी मिलता था। और मैं तो ये समझता हूँ कि तकरीबन सारी कंपनियाँ ऐसा ही करती हैं। भाई कोई छोटी मोटा ऐसे ही वो ठेकेदार वाला कोई काम हो, वो सब में कहीं फंसा हुआ वो बंदा तो कह नहीं सकता। बाकी अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों में ऐसे ही होता है। कई कंपनियां 7 बजे काम स्टार्ट करती है, कई जगह 8 बजे स्टार्ट होता है काम। तो उसी हिसाब से वो भाई जिसका 8 बजे काम स्टार्ट हो रहा है उसको 11:30 बजे या 12 बजे ब्रेक मिलता है, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है उस टाइम। उसके बाद में उसी हिसाब से वो टी ब्रेक होता है। मगर मैं जिस कंपनी में था, मैं 7 बजे ड्यूटी जाया करता था, मेरा 10:30 बजे लंच ब्रेक होता था आधे घंटे का, उसके बाद 2 बजे मेरे का टी ब्रेक मिलता था आधे घंटे का, ठीक है। तो ये तो हो गया दिन की डिटेल। अच्छा, अब आ जाते हैं चौथी समस्या पे, अगर किसी भाई को नहीं मिल रही है वेतन का भुगतान ना करना। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, वेतन का भुगतान ना करना, ठीक है। ये आ रहा है आपका चौथे नंबर पे जो लिख के आ रहा है, वेतन का भुगतान ना करना। क्योंकि अक्सर यहाँ पे कई जगह देखा गया है कि लोग बाग काम करवाते हैं उसके बाद पैसे नहीं देते। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको जिम्मेदारी भी बता देता हूँ कि इस चीज़ का जिम्मेदार हम कंपनी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी हमारा ऑलरेडी पे करके रखती है। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ आपको। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे, हम आते हैं यहाँ पे मैन पावर एजेंसियों के थ्रू। मैं हूँ, आप हो, कि वहाँ पे इंडिया में जितने भी एजेंट बैठे हैं ना, वो यहाँ की मैन पावर एजेंसियाँ हैं जो हायर करती हैं। हमें डायरेक्टली कोई भी कंपनी हायर नहीं करती है। तो जो मैन पावर सप्लाई होती है उसका काम क्या होता है कि वो एक तरीके से बिचौलिए होते हैं, ठीक है। यहाँ के कानून के हिसाब से आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी कोई आपको हायर नहीं करती है, क्योंकि कंपनी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती ना कि भाई कौन इतना मच करेगा, टंटेबाजी करेगा कि भाई परमिट लगाओ, ये करो वो करो। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं है टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं उनके पास। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, वो एजेंसियों से कॉन्टैक्ट करती हैं। एजेंसियाँ उनको बोलती है कि भाई जैसे सपोज़ करो कि एक कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया किसी एजेंसी से, उन्होंने बोला कि हमें 30 बंदों की ज़रूरत है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया। उस 30 बंदों के अंदर एक कैटेगरी होती है कि भाई 10 हमारे को शटरिंग कारपेंटर चाहिए, 2 वेल्डर चाहिए, 4 टाइल मैशन चाहिए, 2 मैशन चाहिए, 2 कारपेंटर चाहिए और बाकी हेल्पर चाहिए। तो एक इस तरीके से लिस्ट बनती है। तो यहाँ की मैन पावर एजेंसियाँ क्या करती हैं कि एक्सपीरियंस तो होता नहीं है लड़कों को अधिकतर, क्योंकि वहाँ से तो एजेंट कुछ भी बोल के बता के भेज देता है ना, भाई तू कारपेंटर है, तू टाइल मैशन में चला जा, तू वेल्डर में चला जा, काम ही नहीं आता उन लोगों को, ठीक है। तो फिर पता कहाँ चलता है कि पता चलता है जब आप लोग साइट पे पहुँचते हो। साइट पे आपको काम दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को तो यार परफेक्ट आदमी चाहिए ना। साइट पे काम दिया जाता है, फिर उनको काम ही नहीं आता। फिर क्या होता है, कंपनी का एजेंसियों के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 महीने का। जब भी कोई कंपनी किसी एजेंसी से जुड़ती है, अगर कंस्ट्रक्शन लेबर हायर करती है उधर से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है उस एजेंसी के साथ में कि भाई हमें जो 30 बंदे चाहिए, ये कैटेगरी है हमारी, आप हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, हम इनको 1 महीने तक चेक करेंगे, ठीक है। और इस महीने के अंदर हम इनको ये देखेंगे कि इन लोगों को काम भी आता है या नहीं आता है। तो उस चीज़ का कंपनी 1 महीने का एडवांस ऑलरेडी उस एजेंसी को पे करके रखती है। ये भी आपको मैं बता दूं, जितनी भी कंपनियां होती है ऑलरेडी उस मंथ का ऑलरेडी पूरी की पूरे एजेंसी को पे करके रखा होता है। जो भी आपकी सैलरी फिक्स हुई भी होती है ना, उनका आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का और कंपनी का, तो 1 महीने की सैलरी वो ऑलरेडी आपकी फिक्स करके रखती है ऑन एडवांस, ठीक है। तो उसमें एजेंसी क्या करती है, जब यार आप किसी कंपनी के काम के ही नहीं हो, जब आपको कोई काम ही नहीं आता, तो वहाँ जाके फिर क्या ही करोगे आप, कितने हेल्परों की ज़रूरत पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, समझने वाली बात है ना।
भाई ज़्यादा बड़ी साइट है तो वहाँ पे 5 से 7 लेबर बहुत होती है, क्योंकि अधिकतर मशीनों से काम होता है, तो इतनी कोई लेबर की ज़रूरत इतनी खास कोई पड़ती नहीं है। मगर वही है कि ठीक है, मैनुअली काम तो होता ही है, ये करना है वो करना है, 10 काम ऐसे होते हैं जो मैनुअली होते हैं, तो उसके लिए मशीनें नहीं लगाई जा सकती हैं, तो इसलिए वो 5-7 लेबर इनफ होती है एक बढ़िया साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब काम नहीं आता तो कंपनी वालों को वो बंदे चाहिए नहीं होते, फिर वो एजेंसी को बोलते हैं कि भाई तेरे बंदे मेरे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है, और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तेरे से ख़त्म करता हूँ। तो कंपनी ने इसलिए वो 1 महीना तक काम करवा लेती है। लड़के बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, कंपनी को अगर हमारे को काम नहीं, अगर हमें काम नहीं आता था तो दूसरे दिन ही निकाल देती, तीसरे दिन ही निकाल देती। कंपनी क्यों निकालेगी आप लोगों को, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपका 1 महीने के लिए पे कर रखा है। अब तो उसकी मजबूरी है ना कि यार वो आपको 1 महीने तक कुछ ना कुछ तो काम करवाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पे कर रखा है आप लोगों को, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो काम करवाएगी ना। फिर वो 1 महीने के बाद में आपको नमस्ते बोल देते कि आप जाओ। अच्छा, उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ से जो भी कोई कंपनी होती है, कंपनी एक एजेंसी को एक लेटर लिख के भेजती है, क्योंकि ये बातें ना वर्बली नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वर्बली बात नहीं होती, तो वो एक पूरी का पूरा एक अपने लेटर पैड पे एक लिखित में देते हैं कि भाई आपका ये बंदा मेरे काम का नहीं है। उस चीज़ का एजेंसी ना गलत फ़ायदा उठाती है, वो आपको वो लेटर दिखाती है, यार तुमने तो काम ही नहीं ढंग से करा, तुमने तो फलाना नहीं किया, तुमने ढिमकाना नहीं किया, चिल्लाते हैं चलाते हैं, वाइट बोर्ड कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये एजेंसियों की गलती होती है, आपको भेजने वाले की गलती है। आप लोगों की गलती बस इतनी है कि आप उस झूठ में हाँ मिलाते हो, ये आप लोगों की गलती है आने के चक्कर में। मगर यहाँ आके एक अलग लेवल की ही परेशानियाँ होती हैं मेरे भाइयों, ठीक है ना, एक अलग लेवल की परेशानी होती है। किसी बंदे को काम नहीं समझ आ रहा तो फिर वो जॉब चेंज करता है, जॉब चेंज करने के लिए फिर वो यहाँ पे कोई ना कोई मेरे जैसा घूम रहा होता है, भाई 200 यूरो दे दे, 500 यूरो दे दे। कोई भी कंपनी किसी भी जॉब के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करती यहाँ पे। वो तो हमारे जैसे हैं जो यहाँ पे आलतू फालतू घूम रहे होते हैं ना, भाई 200 यूरो दे दे मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। बहुत बंदे हैं यहाँ पे मेरे जैसे, ठीक है ना। अब मैं किसका क्या इनाम लूँ, मैं अपना इनाम ले देता हूँ, ठीक है। तो हम जैसे लोग हैं जो पैसे चार्ज करते हैं, किसी से 200 ले लिए, किसी से 300 ले लिए, किसी से 500 ले लिए, किसी से 550 ले लिए। गाल देख के थप्पड़ मारने वाली बात होगी, मजबूरी का फ़ायदा उठाना, मैं इसी को कहूँगा, मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले बंदे बहुत हैं, ठीक है। तो ये सब समस्या आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम करवा रहा है आपकी एजेंसी और वो किसी भी चीज़ को लेकर धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को डिवोट कर दूंगा और ऐसा वैसा, तो आप इन सब चीज़ों पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इन वेबसाइटों के अंदर सारा कुछ है। अगर इस वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको कि आप अपने हक के लिए कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। और कोई मंत्र नहीं पढ़ने भाई, ऑनलाइन कंप्लेंट है सारी, सब ऑनलाइन फॉर्म है इसी वाली वेबसाइट के अंदर। ये जो वेबसाइट का नाम आ रहा है इसमें से आप जाके सीधा सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली समस्या पे बात करते हैं। रोजगार समाप्ति के बाद उपयुक्त वार्षिक छुट्टी के बिना के लिए वेतन मुआवजे का भुगतान न करना। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 1 साल बाद छुट्टी मिलेगी हमें, ठीक है। तो वार्षिक छुट्टी क्या होती है? वार्षिक छुट्टी लेबर लॉ के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अभी जुलाई से यहाँ पे छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। 15 दिन की छुट्टियाँ उस टाइम मिलती है और 15 दिन की मिलती है अभी न्यू ईयर और दिसंबर में, जो क्रिसमस छुट्टियाँ जैसे हम कहते हैं, यहाँ पे अभी भी थी जो। तो उसमें क्या होता है मेरे भाइयों, वो सबके लिए बराबर है लेबर के हिसाब से, मगर यहाँ के लोग नहीं देते। अभी भी जितने दिन अभी ये दिसंबर के अंदर छुट्टी रही है, अभी ये 22 तारीख से छुट्टी थी, यहाँ पे 8 तारीख तक छुट्टी थी, 22 से 8 तक। तो इस दौरान तकरीबन कंस्ट्रक्शन साइट सारी की सारी बंद थी, ठीक है। जो क्रोशियन बंदे थे उनको तो सारे कानून पता है तो उनको तो मिलता है। जो इंडियन बंदे या थर्ड कंट्री के बंदे थे उनको कानून तो पता नहीं है, तो उनके एजेंसियों ने बोला कि यार कि हमें तो पीछे से ही पे नहीं मिलता, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी गलत है, आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वार्षिक छुट्टी के भुगतान के लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ये आपका हक अधिकार है, उस टाइम भी और इस टाइम भी, ठीक है ना। ये आप लोगों का अधिकार है, आप इस चीज़ के लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद में 5वीं छठी आती है मेरे भाई, उपयुक्त वार्षिक छुट्टी के लिए बकाया और शेष होने के बावजूद भुगतान और या वेतन मुआवजे की गणना का वितरण ना होना। कई कंपनियां क्या करती हैं यार, आप लोगों को रखा होता है उन्होंने, ना आपके कागज़ बना रही है ना कुछ कर रही है, बस वो काम ही करवा रही है आपसे, आपके कागज़ भी नहीं बने, तो वो कहीं आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कानूनी नहीं है कि आपको नहीं है कि कैश में आपको सैलरी दे, ठीक है। ऑन अकाउंट आपको सैलरी का भुगतान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका टैक्स कट रहा है और आपका भी
बोलना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई अगर इस तरीके से कोई आपको अगर आपको कोई कैश में सैलरी दे रहा है तो आप उसको बोलो कि मुझे कैश में नहीं चाहिए भाई, मेरे को ऑन अकाउंट मेरा अकाउंट खोल, मेरे अकाउंट में डाल। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर आपका अकाउंट में सैलरी डल रही है तो आपका टैक्स कट रहा है। ठीक है, ये टैक्स बचाने वाली स्कीमें होती है जो कैश में दी जाती है, क्योंकि टैक्स तो गया ही नहीं ना। ठीक है, तो टैक्स अब एम्प्लॉयर को तो फ़ायदा है, मगर उसमें आपका क्या नुकसान है? क्योंकि कई भाई आया सोच के आए हुए होते हैं कि हम 5-7 साल यहाँ लगाएंगे आराम से और उसके बाद PR लेंगे। तो PR की सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि आपका टैक्स पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। जिस दिन से आप जॉब पे चढ़े हुए हो आपका टैक्स नहीं भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने भरा है नहीं भरा, वो आपका वो 5-6 साल बाद आपके जब लिस्ट निकलेगी ना तब पता चलेगा आपको कि यार एम्प्लॉयर ने तो 1 साल का ही नहीं भरा टैक्स, फिर उसको उस टाइम आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ भी है। तो इस तरीके की कई जानकारियाँ हैं। देखो 7-8 पेज हैं, वैसे आर्टिकल बड़ा है। और मैं ये वेबसाइट का देखो ये नीचे नाम आ रहा है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रोशियन लैंग्वेज में है ये, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट से, और इसको पढ़िए आप। इसके पढ़ने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्रोशियन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो क्रोशिया के अंदर अभी हैं, सारे के सारे भाई अपने इंडिया, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, सारे के सारे भाई, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। और जो मेरा भाई अभी क्रोशिया आना चाह रहा है इंडिया से, उनको तो खासकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिन में दिन चीज़ें बदलती जा रही हैं, माहौल तो ख़राब रहता ही है। अब कितनी इस बारे में बात करेंगे, तो छोड़ दिया वो सब चीज़ें करना, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ इन सब चीज़ों। क्या दिखाऊँ यहाँ पे? कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है ना, मुझे तो वही लाल रंग की छत दिखती है और सफ़ेद रंग के मकान दिखते हैं, इसके अलावा तो मेरे को कुछ दिखा नहीं गया। बाकी बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई थी। ठीक है, बाकी फाइलें वाइलें तो मैं लगाता ही रहता हूँ। तो अगर किसी भाई ने भी अपनी फ़ाइल लगानी है यहाँ पे, तो फूड डिलीवरी बॉय की भी वैकेंसियाँ हैं और कंस्ट्रक्शन स्किल्ड की हैं। हेल्पर मेरे पास थोड़े से कम लगे होते हैं, क्योंकि मेरे को स्किल्ड वाले ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर कोई भाई कतर से या कुवैत या दुबई ऐसी गल्फ़ कंट्री से रिटर्न है या अभी वहीं है और वो अपनी फ़ाइल लगाना चाहता है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप लोग मेरे दिए हुए इन दोनों नंबरों पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप सब लोगों का प्यार है। चैनल का तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं अभी, तो बाकी सब ठीक ही है, छोड़ो ये सब तो फालतू बातें। चैनल पैनल तो अगर बंद भी हो जाएगा, वैसे बंद हो सकता है कभी भी, और बंद भी होगा तो दूसरा यूरोविज़न वाला चालू है, आप प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल को भी। ठीक है ना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो कि कल को अगर ये बंद हो जाए तो वहाँ हम लोग बात कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। बाकी चलिए, बाकी आप लोग इस वेबसाइट को ज़रूर देखना मेरे भाइयों, ये हाथ जोड़कर विनती है। इसको शेयर भी करो कि कम से कम आप लोगों को आने से पहले अपने हक कानून तो पता होना यार। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, बस करे जा रहे हैं। मेरे जैसे को फ़ोन करते हैं, भैया 3 महीने हो गए अभी तक कागज़ नहीं बने, भैया 2 महीने हो गए अभी तक सैलरी नहीं डली। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, और मैं कंपनियों की गलती नहीं कहता, ये एजेंसियों के काम होते हैं सब फंसाने वाले। तो बाकी चलो भाइयों, ये सब चीज़ें तो ना तो बदली हैं पीछे और ना आगे बदलेंगी। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ठीक है ना, कब तक आप लड़ोगे? ठीक है, मैं भी लड़ के थक गया मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कई चीज़ों का तो हल ही नहीं निकलना ज़िंदगी में। तो ऐसी किसी अगर कोई नई जानकारी आएगी मेरे भाई को, रूल रेगुलेशन, अभी तो फ़िलहाल कोई रूल रेगुलेशन बदला नहीं है यहाँ का, कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वो लाइसेंस का हुआ तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज होता है और तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ में। तो जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वो तो रही है हमेशा आप लोगों की सपोर्ट, तभी मेरा चैनल अभी तक बचा हुआ, वरना अब तक तो कर दिया था काम। ठीक है ना, तो चलो सारे भाइयों से इजाज़त लूँगा। आप लोग अपना ध्यान रखें और सारे भाइयों को नमस्कार।